रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे सोहाब सिर। लेकिन इस सारी सूरत हाल में आपको पता है कि एक चीज़ बहुत कॉमन है, जब हम मंडे को आते हैं तो हम तो ये कह देते हैं ब्रांड न्यू डे, अ ब्रांड न्यू वीक, और आपको इनकरेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सवाल हमेशा हम पूछना भूल जाते हैं कि हाउज योर वीकेंड। अच्छा, मेरा वीकेंड कैसा गुजरा? मैं तो ये रिव्यू सोशल मीडिया पे या जो मुख्तलिफ आपके इंस्टाग्राम और ट्विटर और सोशल साइट्स होती हैं वहाँ पर हमारा इंटरेक्शन तो चलता रहता है, लेकिन हमारी ऑडियंस जो है उनका वीकेंड कैसा गुजरा, इस हवाले से अगर लाहौरियों की बात की जाए तो स्पेसिफिकली आज चूँकि हम इस्लामाबाद नहीं जाएंगे तो इस्लामाबाद की इतनी बात भी नहीं करेंगे। हरमीत पाजी जो है वो आज हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में भी नहीं है, इस्लामाबाद स्टूडियो में भी नहीं है, आज वो किसी और स्टूडियो में है। वापस आएंगे तो उनसे हम ज़रूर पूछेंगे कि वो कहाँ पर मसरूफ़ थे, लेकिन निजी मसरूफियात की वजह से आज वो हमें ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। लेकिन लाहौरियों का वीकेंड कैसा गुजरा ये रुदात में आपको सुना देती हूँ। सिर्फ इतना सा कि एक दफ़ा फिर से स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी पर हमारा निगरान सेटअप जो है वो चला रहा और कहा जा रहा था कि आर्टिफिशियल रेन कराई जाएगी जिसके बाद स्मोक पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन वो तो खैर सूरत हाल करीब करीब तक हमें नज़र नहीं आ रही। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन को अगर हम एड्रेस करें तो स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से जुम्मा, हफ्ता, इतवार एक लॉन्ग वीकेंड रहा, बच्चों को छुट्टी रही और सैटरडे संडे जो है पहले कहा जा रहा था कि देर से ही सही लेकिन मुख्तलिफ ब्रांड्स की शॉप्स, मार्केट्स या रेस्टोरेंट्स को खोला जाएगा, लेकिन उसके बाद संडे को टोटली क्लोज कर दिया गया। एक स्मार्ट लॉकडाउन था, लॉन्ग वीकेंड था, बच्चे इस बात से काफ़ी खुश थे, लेकिन बड़े जो हैं वो काफ़ी अफसरदा भी थे क्योंकि अच्छी खासी तबीयत ख़राब हो रही है। अगर आपको बाहर जाना पड़े तो मौसम की वजह से आपको हवा में खुनकी तो महसूस खैर नहीं होती, खुश्की महसूस होती है और इससे जो है आपका गला भी ख़राब होता है, खराश भी होती है, आइस के इन्फेक्शन का ख़तरा भी है। तो अगर आप बाहर जा रहे हैं वीकेंड, ओवर द वीकेंड या वीक डेज़ में भी, क्योंकि आज की सूरत हाल भी खासी मुख्तलिफ नहीं है, आज भी लाहौर का मौसम ऐसा ही है, तो अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो ख़ास एहतियात करें। अच्छा, एक तो स्मोक से हमने एहतियात करनी है, इसके अलावा आज अगर आप घर से बाहर निकलते हैं या आजकल ख़ासतौर पे लाहौर में या मुल्क में पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो इतनी लापरवाही की इंतहा है कि अगर अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आप खुद इस चीज़ के ज़िम्मेदार है कि अपनी जान की हिफाजत कैसे करनी है, क्योंकि पे दर पे ऐसे वाक़यात सामने आना। प्रोग्राम का आगाज़ यकीनी तौर पर हम कोशिश करते हैं कि खुश होकर करें, लेकिन ख़बरें ही ऐसी मौसूल होती हैं कि अब आपको अगर वो ना बताई जाए कि आपकी गलती कहाँ है और हमारी गलती कहाँ है तो मेरे ख्याल से वो भी जस्टिफाइड नहीं होगा। एक ख़बर जो हमारे सामने आई, एक छोटी सी तालिबा जो कि मेडिकल की तालिबा है जो कि अब अपनी जान की बाजी हार गई है। क्या हुआ उसके साथ, ये वाक़या सोशल मीडिया पे तो आपने कई दफ़ा देखा होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अपने अल्फाज में भी इसको एड्रेस करके आपके सामने रखा जाए। चूँकि ये निजी सोसाइटी है जहाँ पर ये एक लड़का जो है गाड़ी चलाता हुआ जिग जैग, जो एनी शाहिदीन वहाँ पर मौजूद है, उनका कहना है कि सोसाइटी में जिग जैग गाड़ी चलाता हुआ ये सोसाइटी के अंदर एंटर हुआ और एक गाड़ी का पीछा कर रहा था। उस गाड़ी के साथ पहले इन्हें टक्कर मारी और उस गाड़ी में मौजूद दो लोग, जिसमें एक मेडिकल की तालिबा थी, उसको गाड़ी को टक्कर मारने की बजाय और अपनी गलती मानने की बजाय, क्योंकि अगर हम देखें तो कम उम्री और तेज़ रफ्तारी की वजह से पिछले दिनों में एक वाक़या और भी हमारे सामने आया जिसने एक नहीं, दो नहीं, 6 जिंदगियां निकल ली। और अब एक बार फिर से कम उम्र ड्राइवर्स की तेज़ रफ्तारी का जो जुनून है उसने एक और ज़िंदगी ले ली है। झगड़े पर फायरिंग से मेडिकल तालिबा जाँ बहक हुई। ये लड़का जो है वो अपनी गाड़ी से निकला टक्कर मारने के बाद गलती मानने की बजाय, लेकिन अब गलती मानने की बजाय हमने देखा कि उसने अपने मामू को कॉल की और मामू को कॉल करने के बाद वहाँ पर वो पहुँचे जब तो गोली चलने का जो पूरा सीन था उसको देखने वाले जो लोग थे उनका कहना ये था कि उसने इतनी बेदर्दी से फायरिंग करना शुरू की गाड़ी पे, और गाड़ी पे फायरिंग करने की वजह से एक गोली जो है उस गाड़ी में मौजूद मेडिकल की तालिबा को लग गई और एक हफ्ते तक वो अस्पताल में ज़ेरे इलाज रही और उसके बाद जानबर ना हो सकी और अब जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार गई है। अगर हम लवाहिकीन की बात करें तो इस पर काफ़ी ज़्यादा इंसाफ के लिए दुहाइयाँ देता हुआ वो ख़ानदान जो है उसने वज़ीर आला को इस हवाले से ख़त भी लिखा, वो ख़त भी मंजर आम पर आया है। लेकिन एक इंसाफ जो कि ख़बर आती है, सोशल मीडिया पे चलती है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलती है, उस पर फॉलोअप किया जाता है और हो सकता है कि उस पर फॉलोअप करने के बाद कोई एक ऐसा केस जिसका इंसाफ भी मिल जाए, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन क्या है? ये कम उम्र ड्राइवर्स जो आजकल आपको सड़कों पर दंदनाते फिर रहे हैं, इस सारी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। इमरान किश्वर हमारे साथ मौजूद हैं, ये DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर है, इनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर, एक के बाद एक ऐसे वाकयात सामने आ रहे हैं, कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ आप लोग कैंपेन भी काफ़ी ड्राइव कर रहे हैं और इस हवाले से चीज़ें काफ़ी पैरेलल देख रहे हैं कि साथ साथ चल रही है, लेकिन जब कोई ऐसा इशू होता है तो हम देखते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया की वजह से वो हाईलाइट किया जाता है, फॉलोअप लिया जाता है, उसका कोई ना कोई सदेबाब निकालने की फॉर द टाइम बीइंग कोशिश की जाती है। सर, परमानेंट सोल्यूशन क्या है इसका? लाइसेंस और ये सारी स्ट्रैटेजी पॉलिसी कब तक इतनी हो जाएगी कि कम उम्र ड्राइवर्स हमें सड़कों पर इस तरह से जान लेते हुए दिखाई ना दे?
जी, थैंक यू वेरी मच। ये वाकया फैक्चुअली थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं। ये पहले का वाकया जो 6 जाने एक ही हादसे में गई उससे पहले का है। 4 नवंबर 4 में नवंबर का है जी ये सर। पेश आया। हाँ जी, हम्म। 4 नवंबर का जी। है। और ये जो स्टूडेंट है ये तकरीबन 8 दिन हॉस्पिटल में रही और वहां पे अनफॉर्चुनेटली इसकी डेथ हुई। ये एक रोड रेज गॉन रॉन्ग का केस था जिसमें ये बच्चे ने रास्ता ना देने की वजह से ये 17 साल अब्दुर्रहमान जो है इनके साथ स्कफल हुई। ये अपनी गाड़ी यारिस पे था और वो कल्टस पे थी फैमिली, जो विक्टिम फैमिली। उसके बाद फिर इसने अपने मामू को वहां पे बुलाया, आबिद को, और उसके साथ मामू के साथ एक और अली रजा नामी बंदा भी वहां पे आया। इन दोनों ने आते ही वहां पे फायर करना शुरू कर दिया जिसमें से अनफॉर्चुनेटली एक बुलेट जो है इसको हिट की बैक साइड पे। बच्ची को 23 इयर्स ओल्ड है और इसको फिर हॉस्पिटलाइज किया गया लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पर डेथ हो गई उसकी। ये दोनों मुल्जमान जो हैं अली रजा और आबिद, इन दोनों को हमने अरेस्ट कर लिया, इनसे वेपन ऑफ ऑफेंस भी रिकवर कर लिया है। जो अब्दुर्रहमान है 17 ईयर ओल्ड जो कि गाड़ी चला रहा था एक्चुअली, वो 28 तारीख तक बेल पे है, इंटरिम बेल पे है और इंटरिम बेल की डिसीजन के बाद कोर्ट इंशाल्लाह ताला उसको भी हम अरेस्ट करेंगे। अच्छा सर, आप एक बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और वो ये कि एक वाक़या हमारे सामने आता है जैसे लाहौर की 6 जानें एक ही ख़ानदान की चली गई और उसके बाद ये 4 नवंबर चूँकि इससे पहले होने वाला वाक़या है, लेकिन एक वाक़या सामने आता है तो आपको पता है सोशल मीडिया फिर चीज़ को पकड़ लेता है और फिर एक के बाद एक ऐसे वाक़या जो रिपोर्ट नहीं हुए होते, जो स्टोरीज़ नहीं सामने आई होती, वो भी आना शुरू हो जाती हैं। आप क्या समझते हैं सर कि ये अभी तो एक वाक़या सामने आया, हो सकता है कल को आपके सामने 4-5 और भी इस तरह के केसेस आ जाए। ये जो कम उम्र ड्राइवर्स हैं इनके खिलाफ सर क्या कार्रवाई इस केस के अलावा की जा रही है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है जिनके पास लाइसेंस नहीं है और अगर होता है तो वो सड़क पे लेके निकलते नहीं है, या फन के लिए बच्चे बहुत बड़ी तादाद में माँ बाप ने गाड़ियां दी हुई हैं और वो सड़कों पर आपको नजर आते हैं बगैर लाइसेंस के। ये बहुत रेलेवेंट पॉइंट है। हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी इसको रेज किया और फिर बाकायदा ऑब्जर्वेशन दी कि ये जो कम उम्र गाड़ियां चला रहे हैं ये किलिंग मशीन बन चुके हैं, तो या अपने आप को मारते हैं या दूसरों की मौत का बायस बनते हैं। इसमें हमने कम उम्र जो ड्राइवर हैं, अंडर एज ड्राइवर, उनके खिलाफ हमने कोई 3000 प्लस केसेस रजिस्टर कर चुके हैं लाहौर के अंदर और एक बड़ी विगरस कैंपेन शुरू की गई है। लेकिन इसमें मैं आपको बताऊं कि 3 लेवल्स पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक पूरी नहीं होगी उस वक्त तक ये हम रिजल्ट्स नहीं ऑब्टेन कर सकते। एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक पेरेंटल और सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक लॉ इन्फोर्समेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लॉ इन्फोर्समेंट एंड पे आता है जब इंसिडेंट जो है वो हो चुका होता है या हो रहा होता है। जब पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस वक्त आती है जब आपकी इंडिविजुअल और सोसाइटल, जब पेरेंट्स उन बच्चों को गाड़ियों की चाबियां देते हैं और फिर उनको बाहर भिजवाते हैं, वो अपने बच्चों की जिंदगियां भी खतरे में डालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और स्कूल्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें कि स्कूल्स में भी ये पूछा नहीं जा रहा कि बच्चा जो खुद गाड़ी ड्राइव करके आ रहा है वो अंडर एज है, वो 18 ईयर से कम है, उसको गाड़ी क्यों दी जा रही है या उसको पार्किंग क्यों लगाई जा रही है। हम बिल्कुल अभी स्कूल्स पे भी हमने सख्ती की है। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो पब्लिक स्कूल्स हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल पे आए चाहे वो गाड़ी पे आए, हम उनको रोड पे आने की इजाजत नहीं देंगे। ये बिल्कुल हम इसमें स्पेयर नहीं करेंगे और बिल्कुल विदाउट फियर और फेवर हम इस एक्शन लेंगे। ठीक है इमरान साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन लास्टली मुझे सिर्फ ये बताएगा कि चूंकि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया था लेकिन उसके बाद सूरत हाल ये है कि जमानत मनसूखी का जो पुलिस है वो इंतजार कर रही है गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि 28 नवंबर तक कहा जा रहा था कि जमानत कबल अज गिरफ्तारी जो है वो ली गई है। असर रसूख वाली फैमिली लगती है और पुलिस का भी कहना यही है कि इसी वजह से वो उन चीज़ों को इस्तेमाल करके बचने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या देखते हैं कि इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए फैमिली ने बड़ी दुहाइयाँ दी हैं, तो इस केस का अंजाम हो सकता है? जी इंशाल्लाह हमने 2 मुल्जमान जो हैं वो अरेस्ट भी किए हैं और उनको जेल भिजवाया है, उनसे वेपन ऑफ ऑफेंस रिकवर किए। ये जुवेनाइल ऑफेंडर था और जुवेनाइल ऑफेंडर होने की वजह से इसको बेल दी गई कोर्ट की तरफ से और 28 तारीख तक इंशाल्लाह इसकी बेल भी खारिज करेंगे। जो प्रीवियस इंसिडेंट था उसमें 780 का ऑफेंस और 302 ऐड की गई और उसके बाद उसकी बेल कैंसिल भी हुई और उसको रिमांड पे भी लिया गया। अब उसका ऑसिफिकेशन टेस्ट भी हमने करवाया और उसके बाद फिर उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया गया है। तो हम इंशाल्लाह ताला बिल्कुल स्पेयर नहीं करेंगे, इसमें पूरा प्रोसिक्यूशन का प्रॉपर एविडेंस बेस्ड केस बनाएंगे। होपफुली के ख़ानदान को जो है वो इंसाफ ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच इमरान साहब, आपके वक्त शुक्रिया आपका। और अगर इस हम सारी सिचुएशन को कंक्लूड करने की कोशिश करें तो शायद हम नाकाम ही रहेंगे, क्योंकि इसको कंक्लूड किया जा सकता नहीं अनटिल और अनलेस वो जो मुलजिम है उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सके। लेकिन अगेन जब मैंने इस बात का आगाज़ किया तो यही कहा कि जब आप अपने घर से बाहर निकलें तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि आपने अपनी जान की हिफाजत खुद करनी है। और बहुत बड़ा इसमें किरदार वालिदैन का है जो अपने बच्चों को गाड़ियाँ थमा देते हैं और सड़क पर बगैर लाइसेंस की गाड़ी चलाने का लाइसेंस
वालिदैन की जानिब से जो है वो उनको मिलता है। तो मेरे ख्याल से पेरेंटिंग आपको बहुत क्रिटिकली सोचना पड़ेगा इस हवाले से कि बच्चे जो हैं आजकल के उनकी किस तरह से आपने पेरेंटिंग करनी है, क्या सिखाना है, क्या नहीं सिखाना, किस चीज़ की इजाज़त देनी है और किस चीज़ की इजाज़त नहीं देनी। तो बस थिंक अबाउट इट। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर प्रोग्राम का आगाज़ आपको पता है हम डेली डोज से करते हैं। तो मेरे ख्याल से सुबह का आगाज़ तो ये खबर इस तरह की थी कि इसे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन एक वेकअप कॉल देने के लिए और आपका मूड थोड़ा सा लाइटर अप करने के लिए हमारे पास जो डोज होता है उसे हम मंडे डोज तो कहते हैं, लेकिन उसको हम साथ साथ कहते हैं डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। सो लेट्स टॉक अबाउट डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। सो आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम पहली खबर से करेंगे। सफाई निस्फ़ ईमान है, ये तो आप सुनते ही हैं, और अगर हम दीन इस्लाम की बात करें तो यकीनी तौर पर इस रूह में हमें इस बात का पता है कि हमारे पूरे दीन का निस्फ़ हिस्सा जो है इस बात पर बार बार इसरार करता है, इस बात पर हमें बार बार सिखाता है कि आपने सफाई का ख़ास ख्याल रखना है, पाकीज़गी का ख़ास ख्याल रखना है। लेकिन हम जब ये कंपटीशन दूसरे ममालिक में जो कि गैर मुस्लिम ममालिक है होता हुआ देखते हैं तो हमें खुशी तो इस बात की होती है, लेकिन हमें ये कॉन्टेस्ट खुद भी कराना चाहिए, कहीं नहीं तो अपने घर में, अच्छा घर में नहीं तो मोहल्ले में, अच्छा मोहल्ले में नहीं तो कॉलोनी में कराना चाहिए। लेकिन हम इस चीज़ में दराज पीछे हैं। खबर मैंने आपको दरअसल ये देनी है कि कचरा चुनने का ये आलमी कप, वर्ल्ड कप जिसे हम कहें तो गलत नहीं होगा, ये पहला वर्ल्ड कप था, लेकिन कचरा चुनने का ये आलमी कप जो है उस बरतानिया ने जीत लिया। जापान में बेसिकली ये कंडक्ट कराया गया था और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं 60 से ज़ायद जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। और कहने का ये था कि जापान की गलियाँ इतनी साफ़ थी कि वहाँ पर कचरा चुनना जो है वो एक मुश्किल टास्क था। अगेन वही बात कि अगर हम ये कॉन्टेस्ट यहाँ पे कराएं तो मेरे ख्याल से सफाई की सफाई हो जाए और लोगों को इस बात का एहसास भी हो कि उन्होंने कचरा कहाँ से चुना और गलियाँ भी साफ़ हो जाए। ऑल्दो जापान में कॉन्टेस्ट कराया गया और इसमें बेसिकली जितने भी ममालिक हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया और टास्क ये था कि जापान की मुख्तलिफ गलियाँ, उसमें 2 ड्यूरेशन में आपने जाना था और जाके पूरा कचरा चुनना था। पूरे दिन 24 घंटे के अंदर 2 टाइम्स ऐसे थे जब आपको ये टास्क दिया गया था। वैसे तो सारी कंट्रीज़ ने बहुत पार्टिसिपेट किया, लेकिन ये कॉन्टेस्ट जो है वो जीता किसने? बरतानिया ने। और उनका कहना ये था मैं आपको ये भी बता दूं कि जो पूरी टीम्स थी, हर मुल्क की एक टीम में से 3 लोग थे जो कि इस मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे थे और यकीनी तौर पर वो उस वक्त काफ़ी खुश भी थे, इमोशनल भी थे जब उन्होंने पूरा का पूरा वर्ल्ड कप जीता। लेकिन उनका कहना ये था कि जापान की गड़ियाँ मैनेजमेंट जो है वो इतनी एक्टिव है, इस हवाले से इतने साफ़ सुथराई का वो ख़ास ख्याल रखते हैं। मेट्रोपॉलिटन की अगर बात की जाए, वहाँ पर आम लोगों की बात की जाए, ना सिर्फ अपने घर की सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाता है बल्कि अपने इर्द गिर्द ख़ास तौर पर इस चीज़ की तरगीब दिलाई जाती है बच्चों को भी, बड़ों को भी। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ ऐसे सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वहाँ पर ये सबक ख़ास तौर पे दिया जाता है कि आप जाएं और सफाई का ख़ास ख्याल रखें, अपनी सफाई का भी और दूसरों की सफाई का भी। तो बेसिकली अगेन हम इसे यहाँ से अगर हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में ये कैंपेन ड्राइव की जाए तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक हम भी जो हम देखते हैं कि गली कोनों पे काफ़ी कचरा जो है उसको इकट्ठा किया जाता है। डस्टबिन होने के बावजूद भी हम सड़क पे देखते हैं कि अगर एक बंदे ने वहाँ पर कूड़ा फेंक दिया तो उसके पीछे एक लाइन लग जाती है कि सबने वहीं पर कूड़ा फेंकना है और बाकायदा तौर पर वहाँ पर हमें कचरे का ढेर बनना शुरू हो जाता है, फिर वो एक पॉइंट बन जाता है। तो आपने सिर्फ अपना घर साफ़ नहीं करना, अपनी गली साफ़ नहीं करनी, बल्कि अपना शहर साफ़ करना है। तो आप भी जिम्मेदारी उठाएंगे तो मेरे ख्याल से आपके इर्द गिर्द भी सफाई आपको नजर आएगी। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर जो है बेसिकली वो है ख्वाहिश की, लेकिन ख्वाहिश भी क्या, हज़ार ख्वाहिशें ऐसी और ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन दम निकलने से पहले हेलीकॉप्टर आना चाहिए और बारात हेलीकॉप्टर पे आनी चाहिए। वो इसलिए कि आजकल शादियाँ वायरल होने का जो एक नया ट्रेंड है उसमें अब जो दुल्हन है या दुल्हा उसकी फरमाइशें भी बहुत मुख्तलिफ होती हैं और यहाँ पर भी दुल्हन ने हस्ब रवायत अपनी शादी को वायरल कॉन्टेंट बनाने के लिए ऐसी ही एक डिमांड दूल्हे साहब के सामने रख दी। दुल्हन की ख्वाहिश पर दुल्हा हेलीकॉप्टर में बारात लेकर पेशावर पहुंच गया। और अगर मैं ये कहूँ कि मेरे ख्याल से पेशावर की पहली ऐसी बारात होगी जो कि हेलीकॉप्टर पे आई होगी तो मेरे ख्याल से फिर ये भी गलत नहीं होगा। खैर आप लाहौर में, कराची, इस्लामाबाद में ऐसे बड़े शहरों में आप देखते रहते हैं किस तरह की बहुत सारी ऐसी वायरल खबरें आती रहती हैं कि कभी किसी ने शादी पे गदा गिफ्ट कर दिया, कभी किसी शादी में क्रेन पर चढ़ के फ़ोटोशूट करा लिया। लेकिन जनाब ये दुल्हन की आजकल वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। दुल्हा साहब की जो है वो एंट्री हुई, क्या शानदार हवाई एंट्री थी और हेलीकॉप्टर पे वो पहुंचे अपनी दुल्हनिया लेने के लिए और इर्द गिर्द के लोग जो है वो मजमा इकट्ठा हो गया ये देखने के लिए कि यार हेलीकॉप्टर में कोई सियासी शख्सियत, कोई असर रसूख रखने वाले लोग तो कहीं दौरा शौरा करने नहीं आए। पहले लोगों ने काफ़ी आइडेंटिफाई किया लेकिन बाद में पता लगा नहीं जनाब ये तो बारात आई है और बारात जो है उसमें दुल्हा साहब शेरवानी पहन के, खुल्ला शुल्ला पहन के हेलीकॉप्टर में बैठे हुए थे और जैसे लैंड किया और जंप नीचे किया तो ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर हमने काफ़ी वायरल देखी। लेकिन चलें, ख्वाहिश है और ख्वाहिशात ज़्यादातर
मुझे लगता है आपकी पूरी ज़िंदगी की ख्वाहिश होती है कि आपने शादी पे ये करना है या शादी वाले दिन ये करना है, और अपनी ख्वाहिश को आगे रखना और उसको पूरी करवाना हर दुल्हन का राइट होता है, और इस दुल्हन ने भी इस राइट को बाखूबी तौर पर पूरा किया। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर जो है बेसिकली हमने आपको देनी है मोदी। अब अगर हम बात करें मोदी जनाब की, मोदी सरकार की अगर हम बात करें, तो हमेशा तौर पर आप जब भी उनको देखते हैं किसी भी एक्टिविटी के लिए बाहर, तो कोई एक जेस्चर उनका ऐसा ज़रूर है जो कि वायरल हो जाता है। लेकिन मोदी की तैयारी में बादलों को हाथ मिलाने की वीडियो वायरल हो गई है। मतलब वो जनाब अगर बादलों से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वो हेलीकॉप्टर में मौजूद है, तैयारे में मौजूद है, तो वो सिर्फ वेव कर रहे हैं। लेकिन वो वेव किसे कर रहे हैं? सिर्फ वेव नहीं कर रहे हैं, अगर आप उनका जेस्चर देखें तो वो थम्स अप भी कर रहे हैं। तो बेसिकली ये मोदी जो हैं, आप भारत के, आप नरेंद्र मोदी साहब बड़ी इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, लेकिन उनके जेस्चर जो हैं वो काफ़ी फ़नी होते हैं। अगर आप देखें वर्ल्ड कप में रिसेंटली उस जेस्चर पे काफ़ी तनकीद भी की लोगों ने कि वो स्टेज पर किस तरह से मौजूद थे और उन्होंने रिगार्ड नहीं किया ऑस्ट्रेलियन कैप्टन का और वहाँ पे एक टीम का। लेकिन अब एक बार फिर से उन्होंने एक ऐसे अनोखा हाथ हिला के तैयारे में बैठ के ये जेस्चर दिया कि इसको काफ़ी ज़्यादा लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि आप किसको हेलो हाई कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अपना मज़े का तबसरा भी कर रहे हैं, कुछ फ़नी तबसरे सामने आ रहे हैं। मिला जुला एक रद्द अमल जो है वो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, क्योंकि मोदी जो है वो तैयारे में बैठे और बैठने के बाद उनकी टीम ने ऑब्वियसली ये वीडियो बनाई, और वो तैयारे में जब बैठे हुए थे तो इर्द गिर्द का सीन वैसे देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, यकीनी तौर पर उन्हें भी काफ़ी लुभा रहा होगा। तो इर्द गिर्द जो बादलों का ढेर आप देख रहे हैं, उन्होंने कितनी खूबसूरती से इसको कैप्चर किया, और वो मुझे लगता है किसी से इंटरेक्शन नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ बादलों से इंटरेक्ट करके कह रहे थे आप बहुत प्यारे लग रहे हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। हेलो हाई करने के बाद कहा लुक यू लुक गुड, यू लुक अमेजिंग। बादलों से बातें शातें करके वो नीचे आ गए, लेकिन ये वीडियो जो है वो उन्होंने अपने ही सोशल मीडिया पे डाली, और उसके बाद लोगों ने इसको रीशेयर भी किया, और इसके अभी तक मिलियन में व्यूज़ हैं। सो भी अच्छी बात है, आपको अपने आप से और अपने इर्द गिर्द चीज़ों से बातें करनी चाहिए, और ये बड़ी अच्छी आपका इंटरैक्टिव होता है, सेल्फ इंटरैक्शन जिसे कहते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, वी आर डन विद आवर दिस, हम कहते हैं डेली डोज। एक क्विक सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, कीप वॉचिंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो इलेक्शन से पहले सिलेक्शन का शोर बहुत ज्यादा हो रहा है। तमाम सियासी जमातें जो है वो एक ही जमात से गिला मुसलसल करती चली जा रही है, लेकिन तमाम सियासी जमातें ये भी चाहती हैं कि ताकतवर हलकों से डायरेक्ट ना हो जाए। लेकिन अगर हम बात करें सारी सूरत हाल की, तो इलेक्शन की तैयारी जमातें करती हुई दिखाई तो नहीं दे रही, लीडरान भी दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन ईसीपी की जानिब से एक के बाद एक जो है वो बयानात सामने आ रहे हैं। रिसेंटली अगर बात करें तो आपको पता है कि 30 नवंबर तक हल्का बंदियों की जो हतमी फहरिस्त है वो जारी कर दी जाएगी। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, लेकिन थोड़ी और क्लैरिटी के लिए कि तमाम सियासी जमातों को किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, उनका मंशूर क्या है, उनका बयानिया क्या है, इस सारी चीज़ों पर हम बात कर लेते हैं। ताहिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी, उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर आपको सुबह सुबह उठा दिया, एक वेकअप कॉल हमें भी देनी है आपने और हमारे देखने वालों को भी देनी है कि सियासत में सर क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है। अभी तक हम देख रहे हैं सर कि नून लीग एज कैंपेन नहीं कर रही, लेकिन अगर बिलावल को देखे चले वो भी जाते हैं, जल्द से जल्द से करते हैं, उनको थोड़ा एक्टिव हम देख रहे हैं। खैर उनको भी डांटा तो वो दुबई चले गए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि नून लीग जो है उसकी कैंपेन हमें खातिर खा दिखाई, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? क्या वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी पे चल रहे हैं? देखें, जो बज़ाहिर नजर आ रहा है कि एक होता है अवाम का इलेक्शन, एक होती है अवाम की सियासत। तो मेरी राय में हमारी जो मजबूरी सियासत है वो बहुत ज्यादा आ गई है इलेक्टेबल्स पे, और इसके साथ इलेक्टेबल्स ने देखना होता है कि ताकतवर हल्के किस सिमत में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जो आपकी तीन, वैसे तो पाकिस्तान में 100 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मगर आप तीनों का अगर एक एक कमेंट कर सकता हूँ। पीटीआई जो है वो रियासत और पीटीआई आमने सामने है, ठीक हो गया। मैं जो ताकतवर, इसका मतलब है वो एक आइन और कानून की लड़ाई। रियासत कह रही कि इसने आइन तोड़ा है, कानून तोड़ा है, तो हम तो कानून टूटेगा तो रियासत दिखाएगी। तो एक तो पार्टी आपकी चलेगी वहां पे माइनस होगी। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, वैसे नहीं कह रहा माइनस होगी, पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ। दूसरी रहेगी दो पार्टी। अब जरदारी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं पिछले इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा समझदार है, बोलता अच्छा है, मगर मतलब उसको रियलिटी का पता नहीं, समझदार नहीं है, बस उसमें अकल की वो वरासत फहम नहीं है जो मेरे पास है। मतलब ये फजूल बातें करता है कि जी ताकत का सरचश्मा अवाम है, वोट होने चाहिए, वक्त पे इलेक्शन होने चाहिए, फेयर इलेक्शन होने चाहिए, अच्छी बातें नहीं है। तो इसके बाद उसको भी समझ आ गई, फिर जाकर उन्होंने मुस्कुरा के
एक दुबई में तस्वीर उतार दी सारी फैमिली ने, उनका नहीं ठीक है, ये सही कह रहे हैं कि ये फजूल बातें बंद होनी चाहिए कि इलेक्शन वक्त पे हो, अवाम वोट डाले। और उसके अंदर छोटा सा उसका नाना आ गया था जुल्फकार अली भुट्टो के जी इलेक्शन जो मैं जाती एज ए सिटीजन बात करूं, मेरी अपनी पॉलिटिकल लाइफ में सबसे खूबसूरत जो लफ्ज है अच्छा। वो है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। और कमाल है कि जरदारी कह रहा है कि ये जो बहकी बातें कर रहा है, तो ये हो गया आपकी अपना पीपल्स पार्टी भी हो गया। अब आ जाते हैं नून पे। तो नून तो खुल के जो समझ आ रही है, अगर आप नवाज शरीफ की सफर देखें, गुफ्तगू देखें और सारी मसरूफियत देखें, वो इलेक्टेबल्स पे। तो ये सारा इलेक्शन आ गया इलेक्टेबल्स पे। अब सवाल आपका बनता है कि इलेक्टेबल्स क्या है? इलेक्टेबल्स वो लोग हैं जो गैर किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के, अपनी बरादरी पे, अपने पैसे पे, अपनी जमीन पे, किसी अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ पे वो एमएनए बनते हैं। वो एमएनए बन के जाके जो पार्टी हुकूमत में आनी होती है उनसे लेन देन करके, मुख मुखा करके पावर में आ जाते हैं। तो आपसे मैं आप सवाल कर देता हूँ, मुझे रेस्ट मिल जाएगा। आप मुझे बता दें कि लोग क्यों एक्टिव हो, इलेक्शन में गहमा गहमी क्यों नजर आए, क्या इसमें है? कि अब आप मुझे इसका जवाब आप सर सीनियर एनालिस्ट होने का यही होता है ना कि सर देखिए आपने सवाल भी खुद ही कर लिया, जवाब भी आपने खुद ही दे दिया। लेकिन चलिए एक सवाल अवाम का मैं रख देती हूँ जो आपने मुझसे किया है। सर देखिए अवाम को कन्विंस करने के लिए इस वक्त नैरेटिव बिल्ड करना, एक मंशूर देना, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए तमाम सियासी जमातों की। लेकिन सर मंशूर की तो कोई बात ही नहीं कर रहा ना, अवाम को तो कन्विंस करने की बात ही नहीं करी। अवाम के 1001 मसले, लेकिन अब उनको यही नहीं पता कि उन मसलों को एड्रेस कौन करेगा। पीपल्स पार्टी दे आर डन, नून लीग दे आर डन, वोट डालेंगे जो अपना नवाज शरीफ का होगा। खंबा भी खड़ा कर दे तो कहा जाता था कि पीटीआई को वोट पड़ जाएगा। लेकिन अगेन उनके इलेक्टेबल्स की अगर हम बात करें तो हमें देखने में ये नजर आ रहा है कि पीटीआई की सियासत जो है इस वक्त संभालने या कमान जो है वो देना किसको दी जाए। हमें वकला बरादरी बड़ी एक्टिव दिखाई दे रही है। आपको लग रहा है कि जो पीटीआई है ज्यादातर ड्राइव जो है वो वकला बरादरी कर रही है, उनके लीडरान ये कहते हैं कि खवातीन को भी खड़ा किया जाएगा। तो सर वहां पर आप सिचुएशन क्या देख रहे हैं? अभी भी अवाम का रद्देमल पीटीआई की तरफ वही रहेगा जो फैन फॉलोइंग वाले टाइम पे था? देखिए मेरी राय में जो अवाम का पीटीआई के बारे में रद्देमल है, स्पेशली पंजाब में, वो पता नहीं पीटीआई के लिए मोहब्बत है या कि वो चेयरमैन के लिए मोहब्बत है, ये एक डिबेटेबल है। मैं समझता हूँ जब आप सुबह घर में अपने उठेंगे तो अगर आपकी गैस नहीं होगी, आपको चाय नहीं मिलेगी, अगर आप मिडिल क्लास की बात मैं कर रहा हूँ, बाकी को तो हमने सिटीजन ही नहीं ना बनाया हुआ, वो तो मतलब गैर मुल्की हैं। ये जो दो चार ये जो अमीर तुम्हारी तरह के लोग हैं जो गार्डन टाउन वगैरह में रहते हैं, ये गुलबर्ग रहते हैं, तो आपके घर में गीजर भी नहीं है। अच्छा आप बाहर चले जाएं तो आप जैसे जिन्होंने नया नया एमफिल किया है, बड़ी अच्छी इंग्लिश है, तुम्हें ये भी पता लग गया यू लिविंग इन ए मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द अर्थ। अच्छा जॉब की होप्स नहीं है, फ्यूचर प्लानिंग कोई नहीं है, बाहर वाले वीजा नहीं देते, वीजा दे के काम बहुत कराते हैं। तो इस डेस्परेशन में अल्टीमेटली जो अग्रेशन निकलता है ना, वो हमेशा अपोजिशन की तरफ मोहब्बत चली जाती है। तो मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा, मेरा हाल चेयरमैन बड़ी आम सी बातें करता है, चेयरमैन पीटीआई, तो लोग उसकी फैन फॉलोइंग बहुत है। उसकी फैन फॉलोइंग के पीछे मेरा हाल ना तो मुझे उसका इंटेलेक्ट नजर आता है, ना मुझे उसकी कोई प्लानिंग नजर आती है, ना मुझे उसके पास कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नजर आता है। मुझे ये नजर आता है कि सोसाइटी में मायूसी इतनी है, डेस्परेशन इतनी है कि जो ताकतवर के खिलाफ खड़ा होगा, जो अवाम की बात करेगा, जो नए पाकिस्तान की बात करेगा, लोग उधर ही जाएंगे। तो मेरा ख्याल है पॉलिटिकल क्योस है, लीडरशिप का क्योस है, कम्युनिकेशन का क्योस है, किसी के पास ऐसा सच क्लियर कट प्रोग्राम नहीं है। प्रोग्राम इसलिए नहीं है कि मेरा ख्याल हमारे पॉलिटिशियन में ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो हुकूमत में आते हैं। मेरा ख्याल उनको ये समझ आ गई है कि ना वो अवाम के वोट से आते हैं, ना वो अवाम के वोट से जाते हैं, तो जो उनको लेके आते हैं फिर उनके लिए काम करें। हाय सर, ये बातें तो बाकी बहुत सच है, और सच्ची बातों को मजीद इलेबोरेट करेंगे तो आपको पता है थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएगी। खैर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अच्छी और आपने रियलिस्टिक अप्रोच वाली बातें की, लेकिन रियलिटी चेक की जो है वो आम आवाम को ज़रूरत है, और ज़रूरत इस बात की है कि आपने देखना है कि आपकी डाइवर्जन जो है वो किसी पार्टी की खार में किसी ऐसी पार्टी की तरफ ना चले जाए जो आपका और हमारा मुस्तकबिल जो है वो दाव पे लगा दे। एक ब्रेक लेनी, वापस आते एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब कुछ बात कर लेते हैं उस इंटरव्यू की जिसके बाद काफ़ी सियासी हलचल मची रही, सियासी हलकों में भी और एक पार्टी के अंदर भी और सोशल मीडिया पे भी, हर जगह। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने एक इंटरव्यू किया, और इंटरव्यू किया बिलावल भुट्टो जरदारी के वालिद साहब आसिफ अली जरदारी का। और उसके बाद अब क्या हुआ ये जानने के लिए हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ शाहिदा रहमानी साहिबा मौजूद हैं, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिदा साहब आपको सुबह बखैर, बहुत प्यारी लग रही है आप।
थैंक यू सो मच। अच्छा तो ये बताएगा क्या वाकई, अच्छा हम तो देखिए ताने माने जोड़ने वाले लोग हैं ना, कि हम तो देखिए बीइंग अ पार्ट ऑफ द मीडिया हमारी कोशिश होती है कि इस बात को यहाँ से जोड़ ले, इस बात को यहाँ से जोड़ ले, कोई ना कोई कंक्लूजन निकाल ले, लेकिन होपफुली कि आप इसका जवाब दे देंगी बिल्कुल ठीक तरीके से। क्या वाकई नाराज होकर बेटा जो है वो चला गया है बाप से, बाप भी पीछे पीछे चला गया है, मतलब पापा से नाराजगी इस वक्त चल रही है, या इंटरव्यू के बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं क्या आप वो महसूस कर रही हैं पार्टी में? जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। देखें ना तो कोई नाराजगी चल रही है, ना ही तरह की बात है। कुछ एंकर्स इस बात को इस तरीके से गलत रंग देते हैं कि शायद आपस में पहले किया करते थे। मुझे याद है कि जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा जिंदा थी कि उनके अज़वाजी ताल्लुकात में खराबी है, मियाँ बीवी में लड़ाई है और ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। और फिर उसके बाद आपने देखा उनकी शहादत के बाद एक नई मुहिम चलाई गई सदर जरदारी साहब के खिलाफ कि जी उन्होंने शादी कर ली और उनका तो बेटा भी हो गया, और ये फिर वो जब वो कहते हैं ना झूठ के पाँव नहीं होते, वो खत्म हो गया। फिर ये हुआ कि जी बच्चे नाराज हैं। अब एक ऐसा बिल्कुल क्लियर, अगर आप उस इंटरव्यू को बड़े गौर से देखें तो कोई ऐसी बात नहीं। और दूसरी बात ये कि चेयरमैन साहब काफी अरसे से आपने देखा कि अवामी राब्ता मुहिम में थे। पहले मिट्टी में थरपारकर में जलसा किया, फिर एबटाबाद, पिशावर, मर्दान, दीर, चित्राल जैसे इलाकों में विजिट करके आए। वो अपनी फैमिली के पास वीकेंड के अंदर गए, फौरी तौर पे कह दिया गया कि जी वो और ये लिखा गया कि निजी दौरे पे गए। अच्छा शायद सदर जरदारी साहब और सारे वहां पर पहुंचे। देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बच्चे हैं वो वहाँ पे छुट्टियां गुजारने गए। अब आपने फौरी तौर पर सबने कह दिया उनकी नाराजगी किस वजह से नाराजगी, अच्छा क्यों होगी नाराजगी? अभी वो 27 को वापस आ रहे हैं आज, और 30 को हमारा यौम तासीस का जलसा है। फिर पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो जाएंगी तो किसी को कहीं पे भी कोई छुट्टियां नहीं होंगी। अच्छा ठीक है सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन मेरी इस बात का जवाब दीजिएगा। चलिए आपकी बात पे हमने मान लिया कि वो नाराज नहीं है, लेकिन चलिए घर है, फैमिली है, नाराजगी चलती रहती है, सुलह भी हो जाती है, थोड़ी बात बुरी लग भी जाती है बाजुकात। लेकिन जो बातें इंटरव्यू में हुई उनके मुताबिक उन्होंने जिक्र किया, देखिए एक दो जमातों का जिक्र भी उन्होंने किया कि एक पीपीपी है जिसके पास तीर का निशान है, एक 4P है जिसके पास तलवार का निशान है। हाँ ये सारी चीजें ठीक है कि वो चेयरमैन है, वो सारे फैसले करते हैं, लेकिन आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा कि देखिए टिकट मैंने देनी है, ठीक है वो बच्चा है, अच्छा काम करता है, अच्छा बोलता है, पढ़ा लिखा है, लेकिन उसके बावजूद भी एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस, तो वो भी सीख रहा है, चीज़ें अच्छी चल रही हैं। और जब घर जाने की बात हुई, एक और आखिरी बात जिसको आप एड्रेस कीजिएगा वो ये कि जब उन्होंने कहा कि 70 साल के सारे बाबे जो हैं वो घर चले जाएं, तो इस पर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि वो मेरे समेत सबकी बात कर रहे हैं, मतलब उनको भी यही कहा जाता है कि अब्बा आपको कुछ नहीं पता, स्टे काम स्टे चाम इस तरह की चीज़ें। आप क्या समझते हैं कि वो भी वाकई उनको टाइम लगेगा उस चेयरमैनशिप तक पहुँचने में, वज़ीर आज़म बनाना है? देखिए आपने जो बात की ये कोई नई बात नहीं है। जब जनरल मुशर्रफ आया तो उसने कहा कि हम दो बड़े लीडरों को, यानी उस वक्त की शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा को और नवाज शरीफ साहब को हम आउट कर देंगे, और उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे बैन लगा दिया। चूंकि हम इलेक्शन में जा रहे थे 2002 में, और फौरी तौर पर बीबी ने हिकमत अमली की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन रजिस्टर कराई, जिसके पहले सदर मखदूम अमीन फहीम बने, और उनके इंतकाल के बाद फिर पार्टी के जो सदर थे वो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के वो सदर आसिफ अली ज़रदारी। और हमेशा आपने देखा कि एक का निशान तीर है, दूसरे का तलवार है, और पीपल्स पार्टी जो है उस हमेशा पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन फैसले करती है। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के टिकट्स के फैसले कोई नई बात नहीं है। वो पूछा क्या बताएगा, ये तो हम 2002 से देखते चले आ रहे हैं तसल्सल के साथ कि पार्लियामेंटेरियन वो पार्टी है जो पार्लियामेंटेरियन बनते हैं उनको हेड करती है, और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जल से जुलूस ये सारा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करते हैं, और मिलकर ये हम चला रहे हैं। इसमें कोई तफरीक नहीं, कोई इस तरह की बात नहीं है। और फिर ये भी बात कि आप ये देखें कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा, टिकटों की तस्लीम पार्लियामेंटेरियन करेंगी जो उसका हेड होगा। थर्ड अभी आपने कहा कि जी उन्होंने कहा देखें सीखने सिखाने का मतलब हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं, सब एक दूसरे सीखते हैं, और बच्चे बड़ों से सीखते हैं, और जाहिर है उनके वो बेटे, और जितना वसी तजुर्बा सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब के पास सियासी बसीरत है, मुदब्बराना अंदाज से वो जो सियासत करते हैं, उसने तो बड़ी बड़ी आपने देखा मुल्क की बड़ी पार्टी के जो हेड्स हैं उनकी गाड़ी ड्राइव करके ला रहे होते हैं, जब भी मुश्किल पड़ती है वो सदर ज़रदारी के कदमों में बैठ जाते हैं। तो आखिर तो वो सियासी उस्ताद हैं, और उनकी सियासत को समझने के लिए आई थिंक मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था हमें PhD करनी पड़ेगी। मौलाना भी वहीं जाते हैं, शहबाज भी वहीं जाते हैं, नवाज भी वहीं जाते हैं, हर एक सीखने के लिए जाता है ना। तो अगर उनका बेटा उनसे सीख रहा है तो कोई ऐसी बात नहीं। और फिर
बच्चे कहते हैं हर घर में कहते हैं कि भाई अब जमाना चेंज हो रहा, तो उन्होंने कोई अच्छी बात बुरी बात नहीं की। अच्छी बात है कि बच्चे इंडिपेंडेंट अपने फैसले कर रहे हैं, उनका बेटा है वो उसको बच्चे ही कहेंगे, लेकिन हमारे लिए वो चेयरमैन है, हमारा लीडर है। और अच्छा, उन्होंने ये तो अपनी कहिएगा माँ कि की गोद जो से सियासत सीखी, फिर अपने बाप से उंगली पकड़ के सियासत सीखी, तो सीखने में तो कोई मसला नहीं। अच्छा देखिए, सीखने का प्रोसेस आपका सारी जिंदगी चलता रहता है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इस उम्र में भी सीख रही हैं, मेरा भी सीखने, मैं भी हर रोज एक नई चीज़ सीखती हूँ। लेकिन यू नो नथिंग, ये वाली जो पॉलिसी है इसमें आसिफ अली जरदारी ने ये भी कहा कि मैं इसीलिए कुछ नहीं कहता कि फिर वो मुझे कहेगा अब आप सियासत कर रहे हैं, मैं रहने देता हूँ, आप चले जाएं। अच्छा देखिए, सिखाने के लिए आपने गाइड करना, उनको बताना बड़ा ज़रूरी होता है। आपको याद होगा उस इंटरव्यू में उनको ये भी दिखाया गया कि वो किस तरह से उन तमाम को मुखातिब करके कह रहे हैं कि 70 साल के जितने भी बाबे हैं वो अपने घर चले जाएं। तो उन्होंने कहा कि मुझ समेत सबको कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, अगर वो सियासी बसारत देना भी चाह रहे हैं तो उसको लेने के लिए भी तो एक खुला दिल होना चाहिए ना बिलावल भुट्टो जरदारी? देखिए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बिल्कुल ये बात की, 70 साल के बाबे अपने घर चले जाएं। क्यों? क्योंकि वो तनकीद के अलावा ये नहीं हो रहा कि जो नई आने वाली नस्ल है उसको वेलकम करके उनको वो सियासत खत्म करते हैं जो लड़ाई झगड़े की सियासत थी, नफरत की थी, अज़ियत की थी, लसानियत की थी, फिरकावारियत की थी, एक दूसरे को गाली गलौज की थी, कैरेक्टर एसेसिनेशन की थी, उसको खत्म करें। और नए जो हम हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, वो इस तरह की नफरत अंगेज सियासत को खत्म करे। तो उन्होंने ये बात की, तो सदर जरदारी ने हंसते हुए कहा कि हाँ 70 साल, अगर ये नहीं कि 70 साल के बाद तो मैं भी 70 साल का होने वाला हूँ, तो मुझ समीत जो है उन्होंने सबको कहा। तो उन्होंने एक मजाक में एक जुमला कहा, लेकिन ये नहीं कहा कि वो मुझे कह रहे हैं कि पार्टी में इतने लोग हैं जिनकी उम्र 60-70 साल है, उनकी पार्टी में कितने सारे लोग हैं। बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से उन्होंने कहा कि आप पार्टी के चेयरमैन हैं, आप लोगों अपनी पार्टी के वर्कर से, लोगों से आजादाना तौर पे मिलें, अपने फैसले करें, मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। और मैं समझती हूँ कि एक अच्छे पॉलिटिकल लीडर के लिए इस तरह के ग्राउंड जो है वो मिलने चाहिए। अच्छा, अगर सियासी उस्ताद हैं, सियासी गुरु हैं, जैसा कि बकौल आपके कि लीडर किस तरह से चलाते हैं पार्टी को, उन्होंने बीबी के बाद बड़े अच्छे से इस चीज़ को ड्राइव किया और वो अब तक कर रहे हैं, लेकिन ये बताएगा कि इसमें अगर ये वाली पॉलिसी अगर लेके आना चाहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के, हम नई जनरेशन को सब कुछ पता है, यू नेवर नो, यू डोंट नो एनीथिंग, कि मैं खुद अपने तरीके से चलना चाहता हूँ, मैं जो कहूँगा, जो मेरे बयानात होंगे, जो मेरा तरीकाकार होगा सियासत करने का, क्या वो इस इंटरप्शन को ज़्यादा तो नहीं सीरियसली ले रहे? क्या उनको बुरा लग रहा है इस सारी सूरत हाल पे कि उन्हें किस तरह से गाइड किया जा रहा है? नहीं, मैं नहीं समझती हूँ। मैं समझती हूँ कि मैंने देखा है वो बहुत ही अपने वालिद का अदब एहतराम भी करते हैं और करना भी चाहिए, और वो आजादाना तौर पे अपने फैसले भी कर रहे हैं, और उनको कोई रोक टोक नहीं, किसी किस्म का कोई अमल नहीं, ना ही उन्होंने कभी इस बात को फील किया। हाँ, जहाँ कुछ होता होगा लाजमी बात है, उनके वालिद हैं, वो उनसे मशवरे भी करते होंगे, उनसे सीखते भी होंगे, लेकिन बहुत मेच्योरिटी के साथ आपने देखा कि एज ए फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने अपने आप को मनवाया, उन्होंने अपने आप को अक़वाम आलम में मनवाया, और आपने देखा कि पाकिस्तान का खोया हुआ मुकाम उन्होंने वापस दिलाया। तो ये सारी चेयरमैन साहब की जो पॉलिटिकल आप देख रहे हैं कि विजडम किस तरह आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से वो मुल्क को लेके चल रहा है, तो ये सारी चीजें उनको जो आजादाना एक फील्ड दी गई है उसमें वो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है शायद साहब, लास्टली ये बता दीजिएगा कि हमें बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो काफ़ी एक्टिव दिखाई दिए, एक के बाद एक जलसे कर रहे थे, लोगों से इंटरेक्शन कर रहे थे, मुख्तलिफ सूबों में जा रहे थे, एकदम से अगर पहले भी स्केजुलाइज था उनका टूर या ये विजिट, लेकिन वो चले गए। अब वापसी पे कन्वेंशन है और उन्होंने, आपको पता है पार्टी का कन्वेंशन हमेशा से 30 को होता है, उसके लिए क्या प्लान है और आगे जल्द से जुलूस करके जो एक अवामी मंशूर रखना है सामने, उसके लिए या इंतखाबात के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या तैयारी है? देखिए, ये जो अभी शेड्यूल था जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि मिठी में जलसा, कराची के अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम, इसके बाद वो एबटाबाद गए, मर्दान गए, पिशावर गए, दीर गए और चित्राल गए। आपने देखा ये बहुत हैक्टिक शेड्यूल था जिसके अंदर डेली बेसिस के ऊपर उनका अवामी राब्ता मुहिम थे, और उसके बाद जाहिर है अभी उन्होंने 3-4 दिन का जो है रेस्ट लिया, और उसके बाद फिर इलेक्शन कैंपेन के अंदर अभी 38 नवंबर को हम सब जो है यहाँ से कोयटा जा रहे हैं अपने फाउंडेशन डे मनाने, यौम तासीस मनाने, और चेयरमैन साहब आज वतन लौट रहे हैं, और उसके बाद वो यौम तासीस में शिरकत करने के बाद पंजाब में और दीगर सूबों में जाकर अपनी इलेक्शन कैंपेन करेंगे। अभी ठीक है शाहिदा साहिबा, आज वतन वापस पहुंचेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी, आपने वक्त दिया, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद थी, थैंक यू सो मच। हमने लेनी एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक।
बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। आज जिस चीज़ के बारे में हमने बात करनी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस सब्जेक्ट के बारे में वैसे हमने बहुत बात की हुई और आपने भी बहुत जगह पर बात की होगी, बल्कि जिस सोशल सर्कल में आप बैठेंगे, जिस सोशल गैदरिंग में आप बैठेंगे, चाहे वो घर हो या घर से बाहर हो, इस बारे में बात ज़रूर होती है। कामयाब शादी, लेकिन वो कामयाब शादी से पहले शादी होनी कैसी है? वो लव मैरिज होनी है या वो अरेंज मैरिज होनी है? एक अरेंज मैरिज जो कि आपके ख़ानदान, आपके घर वालों, आपकी फैमिली की मर्ज़ी से होती है। एक लव मैरिज जो कि आप अपनी पसंद से करते हैं। लेकिन अगर इस्लाम की बात की जाए तो बीइंग अ मुस्लिम बड़ा कामिल ईमान है हमारा इस बात पे कि ख़वातीन की बात की जाए या मर्द हज़रात की बात की जाए, एक से बढ़कर एक ऐसे हकूक़ हमें दिए गए हैं कि अगर आपने पसंद की शादी करनी है तो बाकायदा तौर पर इस्लाम में उसके लिए क्या क्या अहकामात हैं। उसके बावजूद भी जिस माशरे में हम रहते हैं, लव मैरिजेस करने वालों को या अरेंज मैरिजेस करने वालों को भी शादी में या शादी को कामयाब बनाने में बड़ी सारी मुश्किलात होती हैं। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो अगर 48% जो है हमने देखा है, सिर्फ 2023 के करंट सिचुएशन की मैं बात कर रही हूँ, जिनकी शादियाँ अरेंज मैरिजेस हुई हैं, मतलब ज़्यादातर की लव मैरिज हुई है। लेकिन डाइवोर्स रेशो और खुला की जो तादाद है वो भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ रही है। खैर, इस टॉपिक को डिटेल में हम करेंगे। जो पैनल मेरे साथ मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले हमारी आवाम यानी हमारी पब्लिक क्या कहती है, उनका रिव्यू क्या है, ज़रा आप वो तो चेक करें। जस्ट हैव अ लुक। मेरी लव मैरिज है तो वो कामयाब है, कॉम्प्रोमाइजिंग है दोनों। और मेरी बहन की भी लव मैरिज है तो उनकी भी कामयाब है। लव मैरिज इसलिए कि जब लव मैरिज होगी तो हम घर वालों को मनाएंगे और जब अरेंज मैरिज होगी घर वाले हमें मनाएंगे, तो इसलिए लव मैरिज ज़्यादा कामयाब होती है, ताकि बंदा आपके नीचे ही लगा रहे सारे आपके। अरेंज मैरिज कामयाब है, लव मैरिज कामयाब नहीं है, ये धोखा होता है सब। ये अरेंज मैरिज ज़्यादा अच्छी होती है। लव मैरिज में पहले ही बातें कर कर ना इंसान बोर हो जाता है, ठीक है ना। दोनों में 10 साल बाद जाके लड़ाई होती है, तो दोनों का डिपेंड करता है कि अंडरस्टैंडिंग कितनी है। दोनों में ही बाद में जूते पड़ते हैं। असल में यही है, इस बेटर कि आप जो है अरेंज मैरिज कर लें ताकि पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो जाएं और वो भी आपके साथ हाथापाई में लड़ाई में शामिल हो जाएं। लव मैरिज, क्योंकि वो जो होती है ना अरेंज मैरिज, उसमें मज़ा नहीं आता वो लड़ाई झगड़े वाली होती है। अरेंज मैरिज कामयाब होती है इसलिए कि उसमें आपके वालिदैन की रजामंदी शामिल होती है। हाँ जी, मैं खुद लव मैरिज कामयाब इसलिए है कि कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए एक दूसरे के साथ। लव मैरिज भी कामयाब है, अरेंज भी कामयाब है, दोनों ही कामयाब होती हैं। लव मैरिज क्योंकि उसमें ये है कि हर चीज़ आपकी अपनी जिम्मेदारी पे होता है सब कुछ। मुझे लगता है कि लव मैरिज भी कामयाब होती है और अरेंज मैरिज भी। लव मैरिज इसलिए कि अगर आपका लाइफ पार्टनर अच्छा हो, आपके साथ कमिटेड हो, तो वो कामयाब होती है। बट अरेंज मैरिज में ये है कि तो कल को कोई मसला होगा, कोई परेशानी होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, तो आप पेरेंट्स के पास जाओगे ना, तो वो आपका सोल्यूशन भी निकालेंगे। आई थिंक मेरे हिसाब से अरेंज मैरिज कामयाब होती है। रीज़न ये है कि शादी के बाद आप दूसरे को अंडरस्टैंड अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नहीं, दोनों ही नहीं होती, शादी करनी नहीं चाहिए। बीइंग अ सिंगल इज़ अ गुड ऑप्शन। अरेंज मैरिज कामयाब होगी, लव मैरिज इसलिए नहीं कि शुरू में तो सब अच्छा लगता है, उसके बाद वही लड़ाई झगड़े और वही सारा सिस्टम। मेरे ख्याल से दोनों ही नाकाम है। मैंने एक दफ़ा लव मैरिज की है, वो भी नाकाम हुई है, और एक दफ़ा अरेंज मैरिज की है, घर वालों की मर्ज़ी से की है, अब वो भी सही तरीके से नहीं चल रही है। वेरी इंटरेस्टिंग। इनको तो घर जाके पता चला होगा ना कि सही चल रही है या नहीं सही चल रही है। ऑल दो बड़े मज़े के रिव्यूज़ थे और मुख्तलिफ सिटीज़ से थे, तो जैसे ही एक बॉर्डर लाइन चेंज होती है ना, लोगों का बोलने का तरीका भी चेंज हो जाता है। खैर, रिव्यू बहुत मज़े के थे। इसी पर हम बात कर लेते हैं। जो पैनल मेरे साथ मौजूद है, लेट मी इंट्रोड्यूस। हमारे साथ ताहिरा रुबाब साहिबा मौजूद है, हमारे नफ्सियात हैं, स्टूडियोज़ हैं, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और इसके अलावा मिसेस खान हमारे साथ मौजूद है, दी वन एंड ओनली मैच मेकर, और उनको भी आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस खान, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल खैरियत से हूँ और आप सबकी खैरियत के लिए दुआ करती हूँ। जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। ताहिरा साहब, आप और मिस खान आप भी मौजूद हैं। अच्छा, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं कोशिश करूँगी हम सवाल कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर बात करें, लेकिन सवाल का आगाज़ मैंने इस बात से करना है। मिसेस खान, मुझे ये बताइए कि आपकी लव मैरिज थी या अरेंज? इट वॉज टोटली अरेंज्ड, बट ये है कि हम लोग बात करते थे और मतलब मेरा उनके घर आना जाना था, हमारे मोहल्ले में होते थे। अच्छा। और बस हर ओकेजन पर मेरी मदर इन लॉ बुला लेती थी, तो इस तरह मुझे उनके घर का माहौल, तौर तरीके वगैरह सब पहले से ही पता चल गए थे। लेकिन ये नहीं कि मेरे हस्बैंड हो तो तब बुलाते थे। ये भी साथ ही बता दें कि बीइंग अ मैच मेकर आपको क्या लगता है, परसेंटेज क्या है, ज्यादा लव मैरिजेस में वो कामयाब होती हैं या अरेंज मैरिजेस? देखिए, कामयाब होने को दोनों होती हैं। अगर आप वाइज हो, आप में विजडम हो
और आप समझदार हो, कैसे चीज़ें लेकर आगे चलना है, कैसे बढ़ना है, तो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, लड़की को अगर ये पता हो कि उसे घर बसाना है, उसने वापस नहीं जाना, तो वो दोनों कामयाब होती हैं। अच्छा मिसेस खान, ठीक है, आपकी बात से मैं ड्राइव करूंगी तायरा की तरफ। तायरा साहबा, मिसेस खान ने ये कहा कि अगर लड़की को पता हो, हम क्या समझते हैं मैरिज अरेंज हो या लव हो, कंपैटिबिलिटी, केमिस्ट्री या आपका माइंड मैच करना, ये सब कुछ कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है? क्यों हमें ये परसेंटेज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि लोग लव मैरिज तो बहुत कर रहे हैं लेकिन कामयाबी का तनासुब उतना ज़्यादा नहीं? मैं मिसेस खान जो है हमेशा बड़ी अच्छी और बड़ी फैक्चुअल बातें करती हैं और हमारी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, और आई रियली एग्री विद हर। बहुत सारी चीज़ें उनकी बहुत ठीक होती हैं, लेकिन एक चीज़ जो ख़ास तौर पे मैं ये समझती हूँ कि क्योंकि उनका तजर्बा हमसे बहुत ज़्यादा है और फिर वो लोगों को मैच मेकिंग भी करवा रही होती हैं, लेकिन क्योंकि मैं खुद भी एक रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ और मैं रोज़ाना की बेसिस पे जैसे मिसेस खान लोगों के मैचअप्स करवाती हैं, मैं लोगों के रिलेशनशिप्स कराती हूँ, यस, उनको पैचअप्स करवाती हूँ और उनकी सुलह सफाई और मामलात को ठीक करवाना जो है मैं करवा रही होती हूँ। तो इस बात के ऊपर मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगी कि सिर्फ औरत को पता होना चाहिए, बिकॉज अब ये टाइम औरत का नहीं है, ये औरत और मर्द दोनों का टाइम है। तो औरत और मर्द दोनों को ही इस रिलेशनशिप की अहमियत का पता होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं, अभी मैं कल की ही बात करूंगी, एक डॉक्टर साहिबा आई हुई थी और 15 साल हो गए शादी के और घर में इस तरह के मसले मसाइल हैं, और वो जितने भी मसले मसाइल नज़र आ रहे थे उस खातून की वजह से नहीं नज़र आ रहे थे, उस आदमी की वजह से नज़र आ रहे थे। सो ये बिल्कुल ठीक है कि जी औरत के ऊपर जिम्मेदारी होती है, मगर मर्द के ऊपर भी उतनी ही जिम्मेदारी है, और ये स्कूल ऑफ थॉट जो है अब हमें चेंज कर लेना चाहिए कि ये औरत के ऊपर है, ये मर्द के ऊपर भी उतनी ही इक्वल है, क्योंकि ये रिलेशनशिप मर्द और औरत दोनों का है। ये सिर्फ कोई औरत का रिलेशनशिप नहीं है कि उसने ही इसको लेके चलना है। औरत सैक्रिफाइसेस करती रहती, कभी कोई औरत अपना घर जो है फौरन ख़राब नहीं करना चाहती। हर औरत चाहे वो जैसी मर्जी भी हो ना, वो अपनी आखिरी हद तक ज़रूर जाती है कि अपना घर बसा ले, मगर जब वो नहीं बसता तो फिर आखिरी कदम उसको ये उठाना पड़ता है कि जब सेपरेशन जो हैं वो हो जाएं, या वो जो भी आखिरी एक कदम होता है वो उठ जाता है, इंतहाई कदम जो होता है। लेकिन एट द सेम टाइम जब मर्द भी कोशिश कर रहा होता है रिलेशनशिप को चलाने की और औरत भी चलाना चाह रही होती है, तो रिलेशनशिप बिल्कुल चलता है। ऑफ कोर्स उसमें लड़ाइयाँ, झगड़े, थोड़ी एक दूसरे से जो है वो इख्तलाफात, ये हिस्सा है जिंदगी के। अच्छा ठीक है, एक चीज़, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट मैं समझती हूँ कि हमारे बच्चों के जहन में और हमारी जनरेशन उसके जहन में भी ये बात है कि जी शादी एक ऐसी परफेक्ट चीज़ होती है जहाँ पे ना कोई लड़ाई होती है, ना कोई इख्तलाफ होता है, ना किसी को कोई बुरा बोला ये और उसकी वजह ये है कि हम ड्रामों में ये चीजें देखते हैं, फिल्मों को एडमायर करना शुरू कर देते हैं कि ये होना शुरू हो जाता है। रही सही कसर जो है ना, वो हमारे सोशल मीडिया ने पूरी कर दी है, जहाँ पर आइडियल कपल्स होते हैं और हमें लगता है ओ माय गॉड, शादी के बाद तो सिर्फ पिक्चर्स, अच्छी जगह घूमना फिरना, अच्छा खाना, दैट्स इट। ये एक बहुत मिसकंसेप्शन। आपकी तरफ आऊंगी, अगर हम लव मैरिज की बात करें या ऑल दो अरेंज मैरिज की बात करें, शादी सक्सेसफुल होना, कामयाब शादी होना या शादी कायम रहना, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। आप क्या समझते हैं 15-15, 20-20 साल एक कपल साथ रह रहे हैं, लेकिन उनका रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि वो खुश हैं, शादी कायम है लेकिन शादी कामयाब नहीं है, तो इसके लिए आप क्या समझती हैं, क्या होना चाहिए कि शादी कामयाब हो, कायम तो रखी जा सकती है? देखिए, ये तो बिल्कुल परफेक्ट लाइफ जो है वो तो बिल्कुल नहीं मिलती। देखें, फ्लॉज एवरीवेयर होते हैं, या तो समटाइम्स लड़की में थोड़ी सी कमी होती है या मर्द में थोड़ी सी कमी होती है। मर्द भी होते हैं जो कि चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी चलती रहे, और हम अब चूँकि बच्चे हो गए हैं, अब हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना है। मर्द भी करता है और औरत तो ज़्यादा ही करती है, औरत में ये मादा सेक्रीफाइस का ज़्यादा है, औरत ज़्यादा करती है। लेकिन जैसे अभी कहा अभी मेरी बहन ने कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट है कि औरत ही सैक्रिफाइस करे, हाँ बिल्कुल, मर्द को भी सैक्रिफाइस करना चाहिए। मर्द को भी सोचना चाहिए कि ये सारा दिन मेरे बच्चों को पढ़ाती है, लिखाती है, घर का काम करती है, खाना पकाती है, मेरे लिए भी करती है, तो उसको भी उसकी थोड़ी सी कोई 19-20 बात हो तो दरगुजर करना चाहिए, तभी घर चलेगा। मर्द को भी दरगुजर करना चाहिए। औरत तो करती है, औरत तो बहुत सैक्रिफाइसेस करती है, तो मर्द भी अगर करेगा, चले हाफ ऑफ व्हाट द वाइफ इज डूइंग, इतना भी करेगा तो घर चल पड़ेगा। तो यानी ये दोनों के एफर्ट से घर चलता है, दोनों का एफर्ट बहुत जरूरी है। ये नहीं वन साइडेड चीज कभी नहीं होती, इट इज ऑलवेज बोथ वेज।
अच्छा मिसेस खान, आप ठीक कह रहे हैं, गाड़ी के ये जो दो पहिए हैं ना, लाइफ बनाने के लिए, अच्छा गाड़ी के जो दो पहिए हैं ना मिसेस खान, इसके अलावा आप गाड़ी में बैठने वाले और जो सवार होने वाले पैसेंजर्स हैं ना, जरा उनकी बात कर लेते हैं। शादी खान लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, कामयाब होने में सोसाइटल फैक्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं। आपके घर में मौजूद आपकी नंदे, आपके देवर, आपके सास ससुर, ये सारे रिश्ते, इनका कितना बड़ा अहम किरदार होता है कि शादी को कामयाब बनाने में। अगर लव मैरिज है तो माँ बाप को पता होता है पसंद ब्याह के लिए आया है, मतलब पसंद की ब्याह के लिए आया है और समथिंग लाइक दिस। तो आप क्या समझती हैं कितना ज़्यादा फैक्टर है इसका, इसके वो भी कामयाब बनाते हैं शादी को? देखें, हाँ, उसको ये टॉन्ट ना करें, आते एने ते ब्याह कर ले आप भाई अपनी मर्जी का, साड़ी ते मन्नी ने इन्हें, तो ये चीज ना करें। अब सोचे कि अब वो शादी कर लाया, अब हंसी हंसी इसको एक्सेप्ट करें, देवर नंदे वगैरह हंसी हंसी उससे बात करें, हंसकर उसको एक्सेप्ट करें, वेलकम करें। और लड़की भी नाक मुंह ना चढ़ाए कि इन्होंने पहले ये कहा था, ये रिमार्क्स दिया था, ये कहा था, मेरे अगेंस्ट थी। वो शी शुड ऑल्सो फॉरगेट एवरीथिंग बोथ वेज। ससुराल वाले भी सब कुछ छोड़ दें, उसको टॉन्ट करना, या अब तो वो शादीशुदा है, अब तो कोई ग्रज नहीं होना चाहिए, ना आप में होना चाहिए ना उनमें होना चाहिए। जो वाइफ आई है उसको भी खंदा पेशानी से सबको ग्रीट करना चाहिए, सबको लविंगली रहना चाहिए, उनके साथ घुल मिलकर रहना चाहिए। अच्छा, जो वो काम कर रहे हो उनमें लग जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ताहिरा ऐसा होता नहीं है। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब एक बंदी जो शादी करके आई है, वो लव मैरिज की है, तो वो ये एक्सपेक्ट करती है कि मेरी पसंद की शादी है तो भी मुझे जिस तरह से रखना चाहिए, जो उसने इमेजिन किया होता है वो तो आते साथ ही सारा टूट जाता है ना। हर जगह ऐसे नहीं होता। आप क्या समझती हैं जो सोसाइटल फैक्टर्स है, जो हमारे अदर रिलेशंस हैं, ये कितना ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं शादी को कामयाब या नाकाम बनाने में? मेरे ख्याल में ये बहुत अहम किरदार जो है वो अदा करते हैं रिलेशनशिप्स को बिगाड़ने और बनाने दोनों में। और विद ड्यू अपॉलॉजी, क्योंकि पाकिस्तान का एक कॉन्सेप्ट जो है ना, पाकिस्तान में आप लोगों की भलाई की बात कर रहे होते हैं ना, लोग आप पे पत्थर फेंकने की कोशिश करते हैं कि ओहो इसने ये क्यों कर दिया, विदाउट रियलाइजिंग कि कोई बंदा जो बात कर रहा है ना उसके पीछे एक बैकग्राउंड है पूरा। 15 साल हो गए मैं रिलेशनशिप थेरेपिस्ट के तौर के ऊपर काम कर रही हूँ, मैं मैरिज काउंसलिंग करती हूँ लोगों की। तो हम लोगों की जिंदगियों के अंदर रहते हैं, हमें पता है कि अंदर क्या चल रहा है। एग्जैक्टली लोगों को नहीं पता होता कि अच्छा इनके असल में मसले क्या। एक काउंसलर या मैरिज मेकर जो है उनको पता होता है कि इसके अंदर जो है चीजें क्या चल रहा है। तो मैं अक्सर, अब खैर मैं पहले कभी ये बात कहा करती थी कि जी मैरिज जो, अभी भी मैं ये बात कहती हूँ कि जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारी स्ट्रेंथ होता है, हमें सपोर्ट करता है बहुत सारी जगहों पे। बट विद ड्यू अपॉलॉजी, मैरिज जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो जहाँ पे स्ट्रेंथ है उसके प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं। अगर कपल्स अकेले रह रहे हों तो मैं ये समझती हूँ कि रिलेशनशिप्स चल जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने मर खप के लड़ मर के एक दूसरे के साथ रहना है, और कॉन्फ्लिक्ट्स भी कम होते हैं, चीजें भी कम होती। अब हम बहू लेके आते हैं ना घर पे, तो बेटी पहले काम करना छोड़ती है, सास उससे पहले काम करना छोड़ती है, सब कुछ बहू के ऊपर लाद दिया जाता है कि जी अब ये घर आ गई है, अब इसने सब। भाई आप पहले भी उस घर को संभाल रहे थे, आप अपनी उसके साथ ड्यूटीज अपनी शेयर करें। व्हाई यू आर पुटिंग एवरीथिंग ऑन हर? ये उसकी जिम्मेदारी डाल देते हैं, जिम्मेदारी का। बिल्कुल जिम्मेदारी किसी बहू की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपनी नंद की, सास की, ससुर की जिम्मेदारियां उठाए। अगर वो ये करती है तो ये उसकी गुडविल है, ये उसकी अच्छी चीज है, ये उसका जेस्चर है कि वो आपके लिए इतनी अच्छी फीलिंग्स रखती है। ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उसका शौहर है। हाँ, अगर वो अच्छे खानदान से आई है जहाँ पे उस बड़ों की इज्जत, फैमिली को साथ लेके चलना, ये उनकी वैल्यूज हैं और वो आपको भी इस तरह से केटर कर रही है, तो आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए। गुडविल वाली बात चले, ठीक है। मिसेस खान, मैं आपकी तरफ आती हूँ। आते साथ ही एक शादी में, वो खा मैरिज हो आपकी अरेंज या लव, चैलेंजेस का एक अंबार लगा होता है कि आपने अगर बंदे को खुश रखना है तो उससे मुंसलिक रिश्तों को, खासतौर पे माँ बाप को बड़ा खुश रखना है। चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती हैं और समटाइम टेक्निकल भी। आप क्या समझती हैं कि अब की औरत का माइंड थोड़ा चेंज है, तो क्या उसके पेश नज़र खानदान को, जहाँ वो जा रही है, उनको भी थोड़ा माइंड चेंज करना पड़ेगा, जैसे कह रही है स्कूल ऑफ थॉट चेंज करना पड़ेगा हमें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लड़की को भी और ससुराल वालों को तो खास तौर से देखें। वो एक लड़की आई है तो उसको एक किस्म का उसे संभालना है, उसको एक किस्म का आपके अंदर एडजस्ट करवाना है। तो वो एडजस्टमेंट ऐसे ही होगी, स्लोली एंड ग्रेजुअली। द वेरी फर्स्ट डे आप ये एक्सपेक्ट करें, उसको तो घर के अभी तौर तरीका ही नहीं पता कि हाँ आप वो झाड़ू पोछा भी दे, वो बर्तन भी धोए, हड्डी रोटी भी करे, इट्स इम्पॉसिबल। आप अपना काम डिवाइड करें, बांट ले कि चल बच्ची ये करेगी
और शुरू में तो हम लोग को पकाना ही नहीं आता इतना परफेक्ट कि उनके तरीके क्या है पकाने के, हमारे घर के तरीके ये थे। आपने उनको ऑब्जर्व करना है, देखना है किस तरह बना रही हैं, और सास को भी चाहिए कि उसको बताए, गाइड करे कि बेटा यूं नहीं यूं करना है, यूं नहीं यूं कर लो। हमारी सास ने तो ऐसे ही किया था पास 40+ ईयर्स से कि बेटा इसमें इस वक्त घी डालेंगे, बेटे इसको इस तरह भूनेंगे, बेटे इसको इस तरह काटेंगे। तो व्हाई नॉट? आप सासें माएँ होती हैं, सिखाने के लिए होती हैं, क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं होती। क्रिटिसिज्म से बच्चा नहीं, इंसान नहीं सीखता और कंफ्यूज होता है। आप गाइड करें, आप प्यार से उसे बताएं, समझाएं। क्यों नहीं, कोई वो खोती थोड़ी, पागल थोड़ी है कि नहीं सीखेगी। जाहिर है वो सीखेगी, और जाहिर है और अच्छा सीखेगी। वो अपनी चीजें भी उसके अंदर डालेगी और वो उसको और ब्यूटिफाई करेगी और टेस्टी बनाएगी और उसको कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंप्लीफाई करेगी मॉडर्न लड़की। कह रही हैं आप शादी वाले को जिसको हम दाल चावल कहते हैं ना, आप उसे बिरयानी बनाने की बात कर रही हैं, उसमें काफ़ी मेहनत दरकार होती है। एक्सेप्टेंस की अगर हम बात करें तो मुआशरे में हमारे अब ये एक्सेप्टेंस लेवल कितना ज़्यादा होना चाहिए? अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में देखा जा रहा है कि ये तादाद ज़्यादा बढ़ रही है। लव मैरिजेस की खास तौर पर लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और बाज़ औक़ात लव को इस तरह से अरेंज करके मैच मेकर्स की मदद से पेश किया जाता है कि वो ऐसे ही लगता है कि अरेंज मैरिज है। तो आप क्या समझते हैं कि हमारे मुआशरे में इसकी एक्सेप्टेंस अब होनी चाहिए? इस्लाम की रूह से मैंने शुरू में बात की कि हमें तो तमाम तरह हुकूक मौजूद हैं, लड़कों को भी लड़कियों को भी, कि अगर आपने पसंद की शादी करनी है तो करें, लेकिन अभी भी खानदान वाले अगर पहले अगेंस्ट नहीं होते तो बाद में ज़रूर हो जाते हैं कि हमारी मर्जी से क्यों नहीं की, मेरी पसंद की बहू क्यों नहीं आई। नहीं, अब ये चीज़ नहीं है। अब माँ इतनी फेडअप हो गई हैं कि लड़कों की अम्मी इतनी हाइट होनी चाहिए, ये होना चाहिए। तो मदर्स फेडअप होती है, वो कहती जाओ भाई अपनी पसंद की कर लो, अब हम जहाँ तुम पसंद करोगे हम रिश्ता ले जाएंगे। अब कॉन्सेप्ट चेंज हो रहे हैं, अब नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं। वो कह रहे हैं इट विल बी इजी फॉर अस कि अगर तुम जाके खुद पसंद कर लोगे, लड़की पसंद करके हमें बता दो, हम वहाँ रिश्ता ले जाएंगे। क्योंकि अगर टॉल लड़का हो, टॉल लड़कियाँ 5'7" हाइट की कहाँ लड़कियाँ मिल रही हैं अब? अब तो बॉनी लड़कियां आ रही हैं, बॉनी छोटे कद की 5'2", 5'3". तो मदर्स मुझे बहुत बॉदर करती हैं। और अगर मदर्स देखने चले तो इतनी हसीन, अरे कहाँ से ये हुस्न परिया तो अल्लाह के पास ही मिलेंगी हूरे। वो यहाँ पर ही हूरे देख रही होती है, अब हूरे मिलती हैं। अब तो डाइटिंग कर करके सत्यानाश शक्ल का और अपना जिस्म का कर दिया होता है। पता नहीं क्यों, ये क्या डाइटिंग है? हमारे जमाने में डाइटिंग का वर्ड ही नहीं हमने सुना था। हम तो सब कुछ खाते थे, पीते थे, ग्लो करते थे। कितनी स्मार्ट होगी ना, आपको तो डाइटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। आजकल खवातीन देखी ना, खाती कितना कुछ है। हमने फास्ट फूड इतना खाना होता है और बाहर से खाने होते हैं, तो डाइटिंग तो करनी पड़ेगी ना। नहीं तो उस वक्त जंक फूड इतना नहीं होता था। उस वक्त फ्रूट्स खाती थी लड़कियां, घर का अच्छा ताज़ा खाना खाती थी। ये जंक फूड ने तो आपका सत्यानाश कर दिया। हाँ चले, सत्यानाश हो गया, लेकिन चले अब हेल्दी फूड नहीं खा रहे। हेल्दी फूड नहीं खा रहे, अच्छा चलिए ठीक है। ताहिरा साहब, आप क्या समझती हैं इस वाली बात को कि आपके घर के जो दीगर फैक्टर्स हैं, हम शादी कर लेते हैं, लव मैरिज भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद एक माँ बाप जो पल्ला ये भी झाड़ देते हैं ना कि पसंद की ब्याह के लिए आया हुनकार। अब वो अगर कोई मसला मसाइल करती भी है, कोई परेशान होता है, खासतौर पर अगर लड़का परेशान होता है, तो बड़ी आराम से अम्मा अब्बा उस पर डाल देते हैं कि भाई आपकी पसंद की, आपने संभालना है, आप देखें। ये वाला जो पल्ला झाड़ने वाला काम है, ये कितना डिस्टर्ब करता है फैमिली को? देखिए, एक जो चीज़ है ना, एक हम बहू बड़े शौक से ज़रूर लेके आते हैं। फिर से कुछ कड़वे फैक्ट्स की तरफ जाना चाहती हूँ, मगर इवन मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ पे सास की पसंद की आती है बहू, मगर वही बहू इतनी चुभनी शुरू हो जाती है, वो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। हाँ। सास के लिए ही नाकाबिले बर्दाश्त होता है, और वही सास जो अपने बेटे के दिल में उसके लिए फिर बातें डालना शुरू कर देती है। ये तो ऐसे करती है, ऐसे पकाती है, ऐसे उठती है, ऐसे सोती है, ये पहनती है, वो पहले उससे पहले वही अच्छी होती है, और उसके लिए कन्विंस किया जाता है कि बेटा ये बहुत अच्छी लड़की हमने देखी, इसके साथ शादी कर लेते हो, चुन के लेके आए। बिल्कुल। और वही फिर वो असल में जो एक्सेप्टेंस वाली बात आपने की है ना, दैट इज द बिगर चैलेंज। एक फैमिली से एक लड़की जो आप उसको ओनरशिप नहीं देते हो, आप उसको जो है ना आप उसको ये नहीं ट्रांसफर नहीं, हाँ, आप उसको ये नहीं समझते कि अब हमारे घर का फर्द है, इसके पास वही राइट्स हैं जो इस घर में रहने वाले हर बंदे के पास राइट्स हैं। ये चीज एक्सेप्ट नहीं हो पाती, और हर बंदे को फिर बहू में कीड़े नजर आते हैं, हर बंदे को नजर आते हैं, नंद को, ससुर को, सास को, देवर, हर किसी को ये नजर आता है कि इसने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया। जबकि हम अपने गिरेबान में नहीं झांक के देखते कि भाई जब ये बंदी इस घर में नहीं थी,
उस वक्त चीज़ें कैसे मैनेज होती थी। और इस लड़की को तो हमने जगह देनी है कि ये हमारी फैमिली का हिस्सा बन सके, हमारे साथ उठे बैठे, हमारी वैल्यूज़ को समझे, हम इसको सपोर्ट करेंगे तो ये हमें हमारे साथ अच्छे तरीके से घुल मिल सकेगी। हम उसको रखते हैं कॉर्नर, घर की बातें छुपाते हैं उससे, छोटी छोटी चीज़ों में उसको इन्वॉल्व नहीं करते अपनी में। तो जब आप उसको इन्वॉल्व नहीं करते तो फिर आप उससे उम्मीद कैसे करते हैं कि ये हमारे घर का एक अच्छा फर्द बन जाए। ताहिरा, ये वाली बात आपकी कि ये टू वे कम्युनिकेशन है, बर्दाश्त तो आपको दोनों तरफ से करना पड़ता है, रिलेशनशिप डेवलप आपको होनी चाहिए। और एट द सेम टाइम, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, भाभियां भी खैर ऐसी होती है जिनको नंदे बड़ी चुभना शुरू हो जाती है। आज भी ये होता है, आज भी ये होता है कि जी नंदे चुभना शुरू होती हैं। वही वो नंद पहले भी उसी घर में थी, वो आपसे नहीं लेके खा रही थी, आप उसको नहीं पाल पोस रही, उसके माँ बाप पाल रहे थे, उसके बहन भाई पाल रहे थे, सब कुछ। वो नंद आपके सर पे नहीं बैठी हुई। ये बहुत ज्यादा, यानी आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि जब रिलेशनशिप्स हर जगह, अगर आप रिलेशनशिप को उसकी जगह के ऊपर रखेंगे ना, जितनी जो सास की इज्जत है आप उसको वो दीजिए, नंद की जो है, जो भावच की, हर किसी का अपना मकाम है, एग्जैक्टली। और आप किस तरह से, जो वो लड़की उस घर की बेटी है जिसको आप अपने शोहर को भी समझाना शुरू कर देती हैं और वो आपको चुभना भी शुरू हो जाती है आपकी आंखों में। अच्छा, तो यू शुड नॉट डू दैट। मैं यही बात कर, मिसेस खान लास्टली मुझे ये बताइएगा कि आप क्या समझती हैं कि जो पहले से एक ये बिल्ड हुआ है ना आपका माइंड इमेज के, नंद है तो ऐसी होगी, सास है तो ऐसी होगी, इन स्टीरियोटाइप को ब्रेक करना कितना ज्यादा जरूरी है कि आप ये सोच के जाते हो कि यार मेरे आगे से फैमिली से चैलेंजेस ही मिलेंगे मुझे और मैंने क्या करना है मुझे नहीं पता, मुझे क्या पता कि मैंने इनसे दूर रहना है, बस दैट्स इट। दूर तो आप कभी भी नहीं रह सकते। देखें, ये रिश्ते ऐसे हैं कि ये सब जॉइंटली आप लोग सब साथ रहते हैं और आपको एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, इधर बोथ वेज, उधर से भी आपको एक्सेप्ट किया जाए और इधर से भी जो आने वाली बहू है उसको नाक मुंह नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर भाई पॉकेट मनी उसको देता था वो देता रहे। ये जो आकर बीवियां आडे लगाती हैं कि मानू एने देते हैं, ये तो मुझे अब आप इतना देंगे क्योंकि आप माँ को इतना दे रहे हैं, बहन को इतना दे रहे हैं। आराम से ये चीज़ें खामोशी से आगे बढ़ती हैं, आप अपना हिस्सा लेती हैं, अपना ड्यू शेयर लेती हैं और वो आपको ड्यू शेयर ज़रूर दे। आपकी पॉकेट मनी, आपकी ज़रूरियात आपकी भी वैसे ही पूरी करे जैसे वो अपने घर वालों की करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आदमी का इधर परफेक्ट होना ज़रूरी है, उसको वाइज होना ज़रूरी है कि अब मेरी बीवी आ गई है, मुझे अब इसका ख्याल रखना है, ताकि वो फील ना करे कि बहन को इतना दे दिया, माँ को इतना दे दिया, बीवी को निगलेक्ट ना करे, कभी उसको निगलेक्ट ना करे, उसकी फीलिंग्स को हर्ट ना करे। वो लेफ्ट ओवर वाली जो फील होती है वो आपको कहीं हद तक जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्करेज कर देती है इस रिलेशनशिप में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ताहिरा, आपका बेहद शुक्रिया। हम कंक्लूड करें इस पूरे टॉपिक से कि शादी कामयाब या नाकाम नहीं होती है, बेसिकली आप किस तरह से अपने आप को डेवलप करते हैं ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। बर्दाश्त तो दोनों साइड से करना पड़ता है, दोनों साइड से रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है और ये कोशिश अगर आप दोनों मिलकर करेंगे तो यकीनी तौर पर लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, शादी कामयाब जरूर होगी। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सुबह से मौसम की बात हम रोज़ाना बहुत ज़्यादा करते हैं और इस्लामाबाद का मौसम हम जानने बगैर हरमीत पाजी से रहते नहीं हैं, लेकिन चूंकि वो आज हमारे साथ शो में नहीं है, लेकिन हम जब उनकी बात करते हैं तो हम सवात की बात भी ज़रूर करते हैं और जो सफ़ात की डिपिक्शन वो हमें करके दिखाते हैं, बताते हैं, चूँकि उन्होंने बचपन से वो चीज़ें अपने साथ एक्सपीरियंस की हैं। लेकिन वहाँ के हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट है वो भी हरमीत पाजी की तरह बहुत एक्टिव है, वक्तन फ़वक्तन कोई ना कोई ऐसी रिपोर्ट बना के ज़रूर भेजते रहते हैं जो कि आपको बताते हैं कि वहाँ अगर बहार का मौसम हो तो कैसा लगता है, सर्दी हो तो कैसी लगती है, ख़िज़ा का मौसम हो तो कैसा लगता है। लेकिन हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो वी आर ब्लेस्ड इन दिस बेटर के चारों खूबसूरत से मौसम हमें पाकिस्तान के हर शहर में देखने को मिलते हैं। लाहौर की हम बात करें, कराची की, इस्लामाबाद की, और अगर हम अपने नॉर्थ साइड की बात करें तो जब सर्दी वहाँ पड़ती है तो क्या ही खूबसूरत हम बात करें तो कितने खूबसूरत लगते हैं वो पहाड़ जो कि बर्फ़ से ढके होते हैं। ख़िज़ा का मौसम आए तब भी खूबसूरत, बहार का मौसम आए तब भी खूबसूरत, लेकिन ये खूबसूरती जो है मेरे ख्याल से अब वो नॉर्थ साइड तक ही महदूद रह गई है। बिकॉज़ लाहौर तो अगर हम बात करें तो आज मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड बन चुका है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा गिर गया है। तो हम जैसे लोगों को जो लाहौर में रहते हैं उनको तो वैसी ऐसी जगह बहुत अट्रैक्ट करती हैं जो कि बिल्कुल साफ़ हो, हवा साफ़ सुथरी हो और वहाँ पर क्या खूबसूरत नज़ारे जो कि बेसिकली हम आपको वर्चुअली दिखा देते हैं। तो एक ऐसी ही रिपोर्ट हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने सवात से बनाई है जहाँ पर आजकल ख़िज़ा का मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त अट्रैक्ट कर रहा है सियाहों को और बड़ी तादाद में जिनको छुट्टी है, जो लॉन्ग वीकेंड का फ़ायदा उठाते वक्त जो है वो वहाँ पहुँचे हैं। तो वहाँ पर सियाहों का कितना रश है और वहाँ पर जो दिलचस्प से नज़ारे हैं वो देखने में कैसे लग रहे हैं ज़रा आप भी देखिए। जस्ट हैव अ लुक।
जन्नत नज़ीर वादी सवात की खूबसूरती दुनिया भर में मारूफ है, क्योंकि यहाँ साल के चारों मौसम एक दूसरे से मुख्तलिफ और बेनज़ीर होते हैं। आजकल सवात की हसीन वादी में पतझड़ यानी मौसम खज़ां का राज चल रहा है, जिसकी खूबसूरत नज़ारों के देखने के लिए सयाहों के साथ मकामी लोग भी घरों से निकले हुए हैं। स्वात का हर मौसम एक दूसरे से निराला होता है। मौसमी बहार का अपना मज़ा, लेकिन मौसमी ख़ज़ान का अपना ही मज़ा होता है। हम दोस्तों के साथ यहाँ पर आइए, इस हसीन मंजर से लुत्फ़ उठाती है। खित्ते की सरसब्ज़ वादियाँ आजकल दिलकश मनाजिर पेश करते हैं। दरख्तों से गिरे पत्तों ने ज़मीन की तज़य्युन को सुर्ख और नारंगी रंगों में बदल दिया है, जो पैदल सफ़र और ट्रैकिंग करने वाले खूब इंजॉय करते हैं। सवात तो वैसे हम आते रहते हैं, सवात का मौसम साल भर बड़ा ही दिलकश खुशगवार रहता है, लेकिन पतझड़ का जो मौसम है इसका अपना ही एक मज़ा है। और जब ख़ासकर शाम के वक्त बंदा निकलता है तो ये मौसम जो है बंदे पे एक किस्म का सहर तारी करता है। मौसम खज़ां के दौरान सयाह सवात की कुदरती रौनक को देखने, जबकि मकामी लोग इस मौसम में रिवायती त्योहारों और सकाफती तक़रीबात से मज़ीद रंगीन बना देते हैं। सवात में मौसम खज़ां न सिर्फ एक बसरी तमाशा है, बल्कि खूबसूरती का एक कुदरती ख़जाना भी है, जो फितरत के शौकीन इसको मुहिमजोई के लिए एक लाजिमी मुकाम बना देता है। कैमरा टीम के साथ समद अंजुम, पब्लिक न्यूज़, सवात। अच्छा, ये जो जिस एंगल से मैंने इस पूरे पैकेज को देखा है, होपफुली कि आपने भी उसी एंगल से देखा होगा। बिकॉज ख़ज़ा के मौसम की जब हम बात करें तो दरख्तों से खूबसूरत झड़ते हुए पत्ते क्या खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। अगर हम पिक्चर्स की बात करें, वीडियोस की बात करें, फ़ोटोग्राफ़र्स की बात करें, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि फ़ोटोग्राफ़र्स ने बड़ी तादाद में लोगों को इस तरफ अट्रैक्ट किया है। और जो वीडियोज़ और पिक्चर्स देख कर आप इतना सुबर से वो तमाम वीडियोज़ और पिक्चर्स जो हम तक पहुँचती हैं, दरअसल वो पिक्चर्स होती हैं जो कैमरे की आँख फ़ौरी तौर पर उसको कैद कर लेती है। लेकिन वहाँ के लोग यकीनी तौर पर यही कहते हैं कि हम हर तरह का मौसम बहुत एंजॉय करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक मौसम जो है वो दूसरे मौसम से बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट होता है। और अगर मैं बात करूँ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की, एक्टिविस्ट जो होते हैं, उनको ऐसे मौसम भी चाहिए होते हैं, ऐसे व्यूज़ भी चाहिए होते हैं, और वो इन तमाम मनाजिर को अपने कैमरे में या तो ख़ुद सामने खड़े होकर या वीडियोज़ की, डॉक्यूमेंट्रीज़ की सूरत में ज़रूर कैप्चर करते हैं। लेकिन वहाँ जो हमारे अगर लोगों की बात की जाए जो वहाँ रहने वाले हैं, उनका कहना ये कि इस खूबसूरती को ख़राब करने वाले भी हम ही लोग हैं। क्योंकि सयाह जब लाहौर से और इस तरह के मेन स्ट्रीम एरियाज से वहाँ जाते हैं तो वहाँ की खूबसूरती का ख़ास ख्याल रखा करें। ये ख़ज़ां में जब पत्ते झड़े हुए आपको नज़र आते चले, ये तो कुदरत है और उसका एक निज़ाम है जिसकी वजह से आपको ज़मीन पर गिरे हुए पत्ते दिखाई देते हैं। लेकिन अब इसमें जो इम्तिज़ाज हो चुका है वो दरअसल गंदगी का है। तो जो लोग वहाँ जाते हैं उनको ये ख़ास ख्याल करना चाहिए कि अगर आप सवात साइड पर जा रहे हैं, नारान, कगान, शोगरन, सीरी पाई, ये वो एरियाज़ है जहाँ पर अब लोगों ने ज़्यादातर जाना शुरू कर दिया है। लेकिन वहाँ जाकर ये ज़रूर ख्याल किया करें कि ये ख़ित्ता और ये हिस्सा जहाँ पर आप अभी इस वक्त कुदरत के नज़ारों को एंजॉय कर रहे हैं वो दरअसल आपका ही है, आपकी ही सरज़मीन है। इसकी सफाई सुथराई का आपको भी ख्याल रखना चाहिए। और एक और बड़ी चीज़ जो अप्रिशिएट करने वाली है कि इन चारों मौसम में वहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। और मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, अगर मैं TDCP की बात करूँ तो अब तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को डेवलप कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ जो कि अनटच एरियाज़ थे और बहुत सारे ऐसे मकामात जो कि बेसिकली हुकूमत की वो ज़मीन थी, वहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने, होटल्स ने, मैनेजमेंट ने अच्छे हंट्स बना लिए हैं। और बेसिकली वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो भी इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि बिज़नेस आ रहा है और लोग बड़ी तादाद में जब सयाह वहाँ का रुख करते हैं तो बिज़नेस आता है और मुलाजमतें आती हैं और वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं इस हवाले से। लेकिन अगर हम समद अंजुम की बात करें तो हमेशा वो ऐसे ही तमाम चीज़ों को बड़ी खूबसूरती से एक रिपोर्ट की सूरत में जो है वो हम तक पहुँचाते हैं। सो उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये खूबसूरती आपको मौका मिले हर मौसम में तो जाकर आप भी ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा, बिकॉज इस ब्रेक की हम सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कुदरत के करीब अपने आप को महसूस करेंगे तो कुदरत का आप ना सिर्फ फ़ायदा उठा सकेंगे बल्कि अपने माइंड को भी रिफ्रेश कर सकेंगे। सो वी आर डन विद द शो फॉर टुडे। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे नए टॉपिक, नए इश्यूज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने से मुंसलिक लोगों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।